हियर वी गो। हम लोग अब कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। रिसेंटली एक टेस्ट ली थी आईपी में, जिसमें आए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसे तो 45 क्वेश्चंस थे, पर आज जो ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस अगले पार्ट में आएंगे। तो मैग्नेटिज्म के कुछ अच्छे अच्छे सवाल, बहुत सारे सवाल आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। जिन्होंने टेस्ट दी थी ओके, जो नहीं थे उनके लिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा समय दूंगा, आप वीडियो पॉज करके उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ये सारे क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपके सामने तीन टोटल क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। अ सर्कुलर लूप, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से हैं, ठीक है। फिलहाल ये बेसिक सवाल हैं, कुछ देखते हैं आपको आते हैं या नहीं। अ सर्कुलर लूप हैज़ अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर का दिया है, तो उसको आप मीटर में समझ गए कैसे कन्वर्ट करना है। मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो करंट है वो एम्पियर में दिया है, एसआई यूनिट, तो ये भी एसआई यूनिट होना चाहिए। इट इज़ कैरिंग अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। एक सर्कुलर रिंग है दोस्तों, या लूप है। सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछिए। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है I इंटू ए इज एरिया। अब वो सर्कुलर रिंग है तो आप एरिया के बारे में जानते ही हैं। करंट की वैल्यू हम लोगों को चाहिए। करंट कितना दिया हुआ है? 0.1 एम्पियर। सो दिस इज 0.1 एम्पियर, वेरी शॉर्ट, इनटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो आप डायरेक्टली लिख लो पाई आर स्क्वायर, मतलब 0.1 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू आर। रेडियस देखिए 5 सेंटीमीटर है, हमें 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर करना होगा ना, आर का स्क्वायर है, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो एक काम कर लो, ऐसे भी लिख सकते हो, 5/100 कर दोगे तो मीटर हो जाएगा, इंटू फिर से 5/100 कर दो, ये हो गया। इसे आप सॉल्व करिए, या आप अपने मेथड से सॉल्व करिए जो हम 10⁻⁻4 करते हैं, ठीक है। फाइनली आप इसको सॉल्व करते हो 7.85 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 7.85 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जिन बच्चों ने ये टेस्ट दी थी वो अपने आंसर ऐसे चेक कर सकते हैं। एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट का यही एक यूनिट होता है। यहाँ नहीं लिख पाया हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं थी, यहाँ आप सेम यूनिट समझना। देखिए IA, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर फॉर करंट और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, देखिए। द वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट है जिसको रोटेट करना है। मैं क्वेश्चन इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने, एक ही बोर्ड पे 3 क्वेश्चन है ताकि हमारा समय न जाए। द वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमको दे दी गई है, एम की वैल्यू दे दी गई है, हम मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम उस पर आएंगे। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। यहाँ तक कोई कन्वर्जन नहीं है, सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में चल रहा है। आपको ये पढ़ने के पहले सारे डेरिवेशन समझने चाहिए, तब आप यहाँ पर आना। फ्रॉम द डायरेक्शन अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दिया गया। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना। एक मैग्नेट रखा था, उसको अपोजिट में रोटेट कर दिया गया, मतलब अगर ये पहले नॉर्थ था, ये साउथ था, तो इसको रोटेट कर दिया गया अपोजिट रोटेट कर दिया गया, मतलब अब ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। आप बताइए कितना डिग्री रोटेट किया? पहले जो मैग्नेट ऐसा था उसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो अपोजिट मतलब 180 डिग्री उसको रोटेट कर दिया। तो 180 आप जानते ही हैं क्या होता है। आगे वो पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसा है, द वर्क डन। तो हमें वर्क डन पूछा हुआ है क्योंकि यूनिट में सब जगह जूल है, देखो, ओके। सो वर्क डन जो हमारी कंडीशन बनती है, W इज इक्वल्स टू MB इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। हमारे पास में M का फॉर्मूला दिया हुआ है, M की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है। क्या क्या है M की वैल्यू? 2 इंटू B की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 - cos थीटा। सो 1 - cos ऑफ 180, करेक्ट। कितना डिग्री रोटेट किया गया? 180।
2 मैग्नेटिक मोमेंट है, ये रहा आपके सामने। 5 मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा आपके सामने। सो आप 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस -1 बिकॉज cos 180 इज -1, ये आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 20 इंटू 10⁻³ और 20 इंटू 10⁻³ का मतलब 2 इंटू 10⁻² जूल। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फटाफट अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी नोटबुक ओपन रखिए और उसको सॉल्व करिए। हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, मैं जानता हूँ, बट स्टिल एडजस्ट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपने, बहुत से लोगों ने खुद से सॉल्व कर ही लिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं रीड कर देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट इज m, मैग्नेटिक मोमेंट इज m, कैपिटल M। द वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेट बाय 90 डिग्री, रोटेट द मैग्नेट या टर्न द मैग्नेट भी बोल सकते हो, बाय 90 डिग्री ऑफ मैग्नेट, पहले जिससे था वहाँ से 90 डिग्री, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डैश। ठीक है, सो वर्क डन यहाँ पे किस फॉर्मूले से आप दे सकते हो, एक -mb cos थीटा वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जिसमें आपने जब अप्लाई किया था तो -mb cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 एक फॉर्मूला आया था आपका। सो वर्क इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा आपके पास -mb ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, जिसे आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज कर दिया था mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। भाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई है तो जो हो जाएगा, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। पहले वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब पैरेलल था, तो थीटा 1 0 हो गया, तो थीटा 1 आप 0 ले लेंगे। बाद में उसको 90 डिग्री से रोटेट किया गया तो थीटा 2 आप ले लेंगे 90 डिग्री। चलिए सब्सटीट्यूट करिए, cos 0 माइनस cos 90 सब्सटीट्यूट करिए, तो थीटा 1 0 लेंगे, cos 0 1 होता है, माइनस थीटा 2 90 लेंगे, cos 90 0 होता है। सो mb इंटू 1 माइनस 0, आंसर वुड बी mb। इस तरीके से ये 3 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। ऑप्शन डी बेसिक है, भले बेसिक है तो क्या हुआ, इनकी बहुत ज़रूरत होती है आपको, अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। ओके, तो जब आपने पहले 3 सवाल सॉल्व कर लिए, अगर ये आपको अभी क्वेश्चंस और छोटे लग रहे होंगे तो अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल पकड़िए, थोड़ा जूम करके देखिए, समझ के देखिए। कम समय में ज़्यादा सवाल लेने का यही एक तरीका है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 उस टेस्ट में की ऐसी थी, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लूँगा बट फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो सेपरेटली। अ मैग्नेट मेक्स 40 ऑसिलेशंस पर मिनट, 40 ऑसिलेशंस पर मिनट एट अ प्लेस हैविंग b इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट। एक मैग्नेट है जिसमें 40 ऑसिलेशंस वो कंप्लीट करता है पर मिनट बोला है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी है ये पर मिनट की दी है, तो इसको पर सेकेंड में बदलोगे तब फ्रीक्वेंसी प्रॉपर होगी। कैसे बदलोगे समझते हो आप, डिवाइड बाय 60। एट अ प्लेस हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। क्वेश्चन इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको अगर ना दिखे तो देख लो। एट अनदर प्लेस इट टेक्स, अब देखो एक प्लेस पे उसका ऑसिलेशन 40 है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये है, पर दूसरी जगह पर इट टेक्स 2.5 सेकेंड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के लिए वो 2.5 सेकेंड लेता है। द वैल्यू ऑफ अर्थ्स हॉरिजॉन्टल फील्ड, अर्थ्स हॉरिजॉन्टल फील्ड इफ यू रिमेंबर BH है ना, याद आ रहा है, अर्थ्स हॉरिजॉन्टल फील्ड एट दैट प्लेसेस। चलिए जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो ट्राई करिए। ऑसिलेशन का जैसे ही फॉर्मूला आ जाए और उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो आप लोगों को समझ जाना ही है कि इट इज़ T इज इक्वल्स टू 2π√I/mb वाला टाइप, ये हमने पढ़ा है। थोड़ा सा अच्छे से इस तरफ लिख देता हूँ ताकि जगह मिले। T इज इक्वल्स टू 2π√I/mb, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसलिए b टू द बेस h। इससे हमें क्या पता चलता है कि T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √BH। देखिए क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट और करंट अगर सेम रखा जाए सो T इज इक्वल्स टू 2π√I/mbh। ये देखिए
यहाँ पर ऐसे हुआ, ठीक है। ऑसिलेशंस है ना, ऑसिलेशंस है तो यहाँ इनर्शिया वगैरह भी हमने ये भी टॉपिक्स पढ़े थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, ये सब आप अच्छे से याद रखें। तो ये है आई, है ना, आई अपॉन एम बी एच, 1/BH, ठीक है। अब दोस्तों अब आप इसको देखिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साफ मतलब हो गया T1/T2 इज प्रोपोर्शनल टू, कैसे, अब ये इन्वर्स है ना, तो ये 1/2 है तो ये 2/1 होगा, तो यहाँ होगा स्क्वायर रूट ऑफ BH/2/BH/1। क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जहाँ ये जो आया 2.5 सेकेंड जहाँ टाइम है, जहाँ ये वाला टर्म आ रहा है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, ये सवाल है। मतलब BH2 हमसे पूछा गया है, BH2 ही हमसे पूछा गया है। देखते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टर्म में क्या दी गई है, 40 ऑसिलेशन। तो F1 जो दी गई है वो दी गई है 40 ऑसिलेशंस पर मिनट। पर मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए आपको पर 60 करना पड़ेगा। तो F1 का इन्वर्स होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड याद करिए 1/F होता है, तो F जितना होगा उसका इन्वर्स होगा टाइम। तो मैं यहाँ से टाइम 1 निकाल सकता हूँ, T1 हो जाएगा 60/40, करेक्ट, 0 0 कैंसिल, 2 2 3 था, सो 3/2 ये होगा T1। साथ ही साथ हमको T2 तो दे रखा है, T2 दे रखा है 2.5 सेकेंड्स, तो T2 दे रखा है 2.5 सेकेंड्स। दोस्तों हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें T1 मिल चुका है, हमें T2 मिल चुका है। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, B दे रखा है, पहला कंपोनेंट दे रखा है। जब 40 ऑसिलेशंस था, जब 40 ऑसिलेशन थे पर मिनट, तो उस कंडीशन में B ये था 0.1 × 10⁻⁻5 टेस्ला, मतलब हमें B1 दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। हमें T1 मिल गया, T2 मिल गया, बस इस फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना है। अगर आप इज इक्वल टू लगाएंगे तो दोनों का कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली मिलना है T1/T2 इज इक्वल टू √BH2/BH1, ठीक है। यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, तो आप चाहें तो B2 और B1 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 है हमारे पास, जी हाँ है 3/2, T2 है हमारे पास, सो इट विल बिकम 3/2/2.5 इज इक्वल्स टू √B2 ही तो हमें चाहिए अपॉन B1, B1 इज गिवन एज 0.1 × 10⁻⁻5। ये कैलकुलेशंस करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करने के बाद में आपको B2 की वैल्यू मिल जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू इट कैलकुलेशन के बाद B2 की वैल्यू मिलनी चाहिए, B2 शुड बी इक्वल्स टू 0.36 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अपने आंसर्स चेक कर लो, जो लोग भी इसको सॉल्व कर रहे हैं, 0.36 × 10⁻⁻6 टेस्ला, राइट। इस कंडीशन में इनर्शिया आती है, तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है, टी का फॉर्मूला बता दिया है, तो वो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया, तो आपके टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, पर जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप रुका के सॉल्व कर सकते हो, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज, स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, तो स्लो ही बोलना होगा। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक आ गया जिसमें थीटा है, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी आ गया, डिफ्लेक्शन भी आ गया। तो याद करो हमने इस केस में एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, B = BH tan थीटा, जहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होगा वहाँ हम ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। आगे बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब BH दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब BH दिया है, 0.34 × 10⁻⁴ टेस्ला इज अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, along the plane of the coil, the magnetic field of the coil, मतलब आपको पूछ रहा है B। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा सवाल है, सड़ा हुआ सवाल है। B = BH tan थीटा, BH आपको दे रखा है, BH कितना दे रखा है देखिए 0.34, है ना, और आपको थीटा दे रखा है, tan 30 लेना होगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। tan 30 1/√3 होता है, आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करिए। सो B = BH tan थीटा में B = BH की वैल्यू 0.34 × 10⁻⁻4 × tan of 30 × tan of 30
tan 30 डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/√3, इसे हटा देते हैं और tan 30 हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/√3, जिसको आप कैलकुलेशन आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 को आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, वह √3 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए और इनका कैलकुलेशन कर दीजिए, है ना, 1.73 जो भी है। सो ये आता है 1.96 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। थोड़ा फास्ट हो सके इसलिए मैंने उसे लिख के रखा है क्वेश्चन को, ताकि हम कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो समझ आएगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट आप सॉल्व करिए, और बिना कैलकुलेशन किए आप सच में न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, तो आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। 1.73 डालिए, इसको डिवाइड करिए, सॉल्व करिए, आपको 1.96 आएगा। 1.96 को यहाँ पे एडजस्ट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। उसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी ऑप्शन मैच हो रहा था। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं बताया आपको। 0.36 10⁻⁻6 टेस्ला, ऑप्शन अगेन बी। दोनों का ऑप्शन देख लो, बी है। पेपर में ऐसा नहीं होता है, हाँ, ज़रूरी नहीं है। ओके दोस्तों, ये आप 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं और टोटल हो गए आपके सॉल्व मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस। तो ये 6th क्वेश्चन जो हमारा है, लेकिन आपके उस पेपर में का 9th क्वेश्चन है। मैं इसलिए ये सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर्स चेक करो। सिर्फ ऑप्शंस देता तो वो ठीक नहीं होता, बल्कि हम सॉल्व कर लेते तो ज़्यादा बेटर है। 2 स्मॉल मैग्नेट्स, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा देख कर लिख लीजिए। 2 स्मॉल मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड इन एंड पोजीशन, आर प्लेस्ड इन एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन होना चाहिए, आर प्लेस्ड इन एंड ऑन पोजीशन। उसका मीनिंग क्या होता है बताता हूँ, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। आर प्लेस्ड इन एंड ऑन पोजीशन 0.1 मीटर अपार्ट फ्रॉम देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर होना चाहिए, सेंटर्स के बीच का, ओके। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज, दोनों के बीच का फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी थी। अब डेरिवेशंस चेक करो, मैंने ऐसे 3 से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे और आपके नोटबुक में वो न्यूमेरिकल्स हैं। जिन बच्चों ने एंट्रेंस में जो थे एंट्रेंस की क्लास में, उनको मैंने इसका डेरिवेशन कराया है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि एक ऐसे मैग्नेट, दूसरा ऐसे, एक दूसरे के आमने सामने, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस दिया है, ठीक है दोस्तों। 2 स्मॉल मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन को हमने पढ़ा था कि इनके बीच का जो फोर्स एक्ट करता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा अच्छे से, इनके बीच का जो फोर्स एक्ट करता है वो होता है μ0/4π 6m1m2/d⁴, या उनके डिस्टेंस टू द पावर 4। ये देखो, ये 6 वाला एक टॉपिक हमने किया था, याद करिए, d⁴। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप समझ जाएंगे, μ0/4π 6m1m2/d⁴। बस अब आपको वहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। μ0/4π आप जानते हो, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7, नीचे 4π, 4π कैंसिल, ये आया 10⁻⁻7। 6m1m2 मतलब 6 × 10 × 10/d⁴, डिस्टेंस 0.1 मीटर दिया हुआ है, तो 0.1 का टू द पावर 4। सॉल्व इट गाइस, 0.1 टू द पावर 4 आप जानते हैं क्या आएगा, एंड देन आफ्टर व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट आंसर 0.6 न्यूटन। तो इनके बीच का जो आंसर है, जो फोर्स है, वो है 0.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चीयर्स फॉर दोज जिन्होंने अब तक के ये सारे क्वेश्चंस सही किए हैं, जिनका सारा आंसर सही आया है, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दी वो तो अभी पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऑल टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अलग अलग। ये और बचे हुए 3 क्वेश्चंस और ले रहा हूँ मैं, टोटल 9 हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 था, रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। ये भी तीनों मैग्नेटिज्म के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कहता है अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁻4 जूल टेस्ला इनवर्स या जूल पर टेस्ला,
इज़ फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने सब कुछ सारे डेरिवेशंस पढ़े हैं, तो बस आपको गिवन डाटा कंसेप्ट समझ के फॉर्मूला पुटअप करना है। बी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, बी दे रखा है हमको 6 × 10⁻⁴ टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस। द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली। फिर से वर्क डन की ही बात आ गई भाई। वर्क डन mb1 - cos थीटा। वर्क डन क्या होता है? mb1 - cos थीटा in taking the magnet slowly from a direction parallel to a direction 60° from the field is, so work done is equals to mb1 - cos theta। बस आपको इसमें सब्सटीट्यूट करनी है सारी वैल्यूज़। mb की वैल्यू, m की वैल्यू, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। m दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ और b दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻⁴ into 1 - cos of 60. That will fetch you a proper answer and the answer would be 6 joules। मैच कर लीजिए, जिनका जिनका आंसर आया है बहुत अच्छी बात है। 6 जूल आंसर आना चाहिए। जिनका नहीं आया है वो मेरे साथ मत चलो, उसको रोको, पॉज करो और पॉज करके पहले कैलकुलेशन करो, ठीक है। ये इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि ये पेपर हो चुका है और ये सिंपल से कुछ सवाल हैं, 3 सवाल एक साथ मुझे सॉल्व कराने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। आप लोग इसके कंसेप्ट को पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। ओके, हो गया आपसे क्वेश्चन नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 36। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 मतलब पेपर का क्वेश्चन नंबर 38। द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH होता है दोस्तों। एंड एंगल ऑफ डिप आर, अच्छा एंगल ऑफ डिप पहले दिया है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बाद में लिखा है एंगल ऑफ डिप। तो पहले जो वैल्यू होगी वो B की वैल्यू होगी, बाद में एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होगी। एंगल ऑफ डिप डेल्टा पढ़ा था हमने, कहीं कहीं किसी बुक में थीटा होता है, कहीं बीटा, कहीं अल्फ़ा, कहीं फाई, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक कंसेप्ट वही होगा। तो एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 30° रेस्पेक्टिवली एट सम प्लेस, किसी प्लेस पे। द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की टोटल इंटेंसिटी पूछिए। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए जो एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला बनता है वो ये होता है B ऑफ कॉस डेल्टा। डेल्टा कॉस डेल्टा हमने यूज़ किया था शायद, और अगर आपको डेल्टा नहीं है, हो सकता है थीटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो BH हमें दिया है, कॉस हमें दिया है, तो हमें B तो मिल जाएगा और B मिलेगा BH अपॉन कॉस थीटा। क्या कहते हो, क्लियर है इतना? B = BH अपॉन कॉस थीटा। उसमें BH की वैल्यू आपको दे रखी है, देख लीजिए, थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया 1.8 × 10⁻⁻5 अपॉन कॉस ऑफ 30 अपॉन कॉस ऑफ 30 = B, ठीक है। तो कॉस ऑफ 30 पुट कर लीजिए, साइन 60 जितना होता है उतना कॉस 30 √3/2, ये सब्सटीट्यूट कर लीजिए, सारी वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी, आंसर आ जाएगा। लिख लेते हैं √3/2, कैलकुलेशन करिए और आपका आंसर आना चाहिए 2.08 × 10⁻⁻5। मैं जानता हूँ मैं मतलब थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ और फास्ट जा रहा हूँ, रात है ना, मैं आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता, मेरी ही एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज आपके वीडियो के हिसाब से इसको सिर्फ हाफ आवर लगे हैं, बट मिटाना और क्वेश्चन लिखना उसमें और हाफ आवर गए मेरे। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, इस हिसाब से 2.08 वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर A। मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए किसका किसका आंसर सही आ रहा है, देख लीजिए। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही ट्रिकी है, बहुत सिंपल भी बोल सकते हो, लेकिन आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्लियर हो। रिसेंटली हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, उसी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, वहाँ हमें जाना होगा। बल्कि मैग्नेटिज्म में भी हमने इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम किया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसे समझते हैं, ठीक है। इसके लिए जगह बना ली हमने। द रेडियस ऑफ अ कॉइल,
ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे वीडियो का है, उनके लिए जिनको टेस्ट नहीं पता उन व्यूअर्स के लिए, और जिनको टेस्ट पता है उनके लिए 39th क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, रेडियस बोला है ना, तो रेडियस तो भाई सर्कल होगा, यहाँ सर्कल होगा ही होगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर विच हैज 10 टर्न्स, 10 टर्न्स, टर्न्स वाला कुछ टॉपिक आ रहा है, रेडियस भी है, टर्न्स है, तो रिंग याद आ रही है ना, रिंग याद आ रही है। हमने एक रिंग वाला क्वेश्चन बताता हूँ अभी मैं, इन 0.1 मीटर, तो ये जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है, एन की वैल्यू है 10 टर्न्स। द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहले तो एक बात याद रख लेना कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जो बी होता है वो होता है BH tan थीटा, राइट, BH tan थीटा। अभी रिसेंटली हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऊपर से ये रेडियस की बात कर रहा है, मतलब सर्कल की बात कर रहा है। तो आगे क्या बोलता है, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। डिफ्लेक्शन तो सेंटर में होता है ना भाई, फोर्स तो यहाँ लगेगा ना सेंटर पे, तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा। तो सेंटर पे किसी भी रिंग के जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैंने आपको पढ़ाया μ0NI/2r, याद करिए, तो वो क्या होता है, वो B क्या होती है, वो B एट द सेंटर होती है μ0NI/2r। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने ये मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ा था, हमने दोनों जगह इस फॉर्मूले को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये भी खुद टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो सेंटर में प्रोड्यूस करना है। तो इसका मतलब दोनों भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए है, तो इनका ये इक्वेट कर सकते हैं। समझे आप मेरी बात को? तो हम लोग इक्वेट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, अगर जो लोग क्वेश्चन को नहीं समझे उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दूँ, सुनिए। सवाल बोला गया है कि द रेडियस ऑफ अ कॉइल ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल ऐसी सर्कुलर होती है, विच हैज़ 10 टर्न्स, इसमें 10 टर्न्स है, ठीक है, इस 0.1 मीटर, इसका रेडियस है वो 0.1 मीटर। तो डिफ्लेक्ट जो होता है वो भी तो रेडियस से ही होता है ना। मान लीजिए ये वो पॉइंटर होगा, तो यही तो डिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। तो सेंटर पे ही तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। अगर ये ऐसे जुड़ा होता तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी उसी से ये डिफ्लेक्ट होता ना। तो B एट सेंटर इज गिवन बाय μ0NI/2r। पर क्योंकि ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो होती है BH tan थीटा। मतलब ये और ये सेम है, तो ये और ये भी तो सेम होंगे, बस वही हमें करना है, ठीक है। और उससे हम सवाल जो पूछ रहा है वो देखते हैं। सवाल कहता है द करंट रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली μ0NI/2r में I है, I क्या है, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। लेट अस चेक इट आउट। सो आप ऐसे सॉल्व करो, B = BH tan थीटा, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का हमारा फॉर्मूला, जिस पे हम और एक क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे ख्याल से इससे थोड़ी पहले। और B एट सेंटर इज गिवन बाय μ0NI/2r। तो ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं μ0NI/2r। सर इस तरफ NI क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें I चाहिए तो हम इस तरफ रख लेंगे, = BH tan थीटा। आप कैपिटल H ले सकते हो, आपकी मर्जी है, BH tan थीटा। हमें I चाहिए सिर्फ, तो I को यहाँ रखें, बाकी सबको वहाँ लेकर चले जाएं। सो I = ट्वाइस आर डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, ट्वाइस आर BH tan थीटा अपॉन μ0n मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन। μ0 की वैल्यू सबको पता है, रेडियस दिया है, BH दिया हुआ है, ये रहा BH 4 × 10⁻⁻5, tan थीटा दिया है 60 डिग्री। ये सारी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, है ना। ट्वाइस आर BH ये रहा, tan थीटा 60, तो √3, tan 60 √3 हो जाएगा, अपॉन μ0n आप जानते हैं, एंड μ0 होता है 4π × 10⁻⁻7, n दिया है 10 टन्स। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो बताता हूँ, 2 × r इज़ 0.1 मीटर, 0.1 × BH गिवन एज 4 × 10⁻⁻5, तो 4 × 10⁻⁻5 × tan ऑफ थीटा 60, tan 60 इज डायरेक्टली लिख देता हूँ √3 अपॉन μ0n। μ0 इज 4π × 10⁻⁻7 × n इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट इज़ 10। अब आप इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आता है 1.1 एम्पियर।
फाइनल आंसर आता है 1.1 एम्पियर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। टोटली 9 क्वेश्चंस हमने 35-40 मिनट्स में सॉल्व कर लिए। कितना टाइम हुआ है? 30 मिनट्स ओनली, है ना, आपके हिसाब से। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर। इसे पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व करिए। जिनका ये बेसिक क्लियर नहीं है वो बाकी काम छोड़ दो। 1 आवर प्लीज़, 1 आवर प्लीज़ मैग्नेटिज्म को एक्स्ट्रा दे दो, समझ जाओगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और एक टेक्निक सिंपल सी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से बच्चे ये टेक्निक शेयर नहीं करते हैं, पर सिंपल टेक्निक है, शेयर कर लेते हैं। 7 डेज़ एक ही चैप्टर को दो। अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 7 डेज़ एक ही चैप्टर के लिए दो। एक ही चैप्टर, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कम से कम 3 डेज़ 2 डेज़ एक चैप्टर के लिए दो। क्या करेंगे फिर 7 डेज़ में? हम लोग एक दिन में, जो 2 दिन में या 3 दिन में, पहले 3 दिन में हम लोग क्या करेंगे, सारे डेरिवेशंस को एक बार पढ़ लेंगे। और अगर आप उस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको 10-15 दिन देने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जितने दिन देना है दे दो, उसे देख लो। नेक्स्ट डे, जैसे आज आपने फर्स्ट डे जो काम किया, नेक्स्ट डे स्टार्ट करने के पहले पिछले दिन का पढ़ लो। थर्ड डे स्टार्ट करने के पहले उसके पहले का पढ़ लो। अगर आप 15 दिन एक चैप्टर को देते हो तो हर दिन पीछे का पढ़ लो पहले, फिर आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, रिपीट पढ़ोगे। और जब आप रिपीट वही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, वही क्वेश्चन रिपीट सॉल्व करते हो, आपको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है पूरी तरीके से। वैल्यू चेंज करके भी आई तो आप सॉल्व कर सकते हो, वो याद हो जाता है आपको। और हर चैप्टर 1-1.5 महीने के बाद जो पिछला पढ़ा हुआ चैप्टर है उसको फिर से लो। वो जो आपने पेपर में उसके नोट्स बनाए खुद से, शॉर्ट में जो छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, उसको देखो। फिर आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं। और वो छोटे छोटे जो आपने मेमोरी मैपिंग के लिए नोट्स बनाया, फार्मूला, डायग्राम, वो देखो। वो देखने से आपको वो पूरा याद हो जाएगा। और बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। किसी एक बुक को, किसी एक अच्छे बुक को फॉलो करो। 10 प्रकार की बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगी। एक बुक को फॉलो करो, किसी भी एक बुक के सारे न्यूमेरिकल्स कर लो। साल भर में कोई भी एक बुक 5 से 6 बार सॉल्व कर लो। 5 से 6 बार वही बुक सॉल्व कर लो, वही बुक सॉल्व कर लो, जिस पे भी आपको भरोसा हो कि हाँ इसमें जेईई और नीट के अच्छे क्वेश्चंस हैं। भाई अगर प्रीवियस पेपर दिए हैं, प्रीवियस लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं, तो वही क्वेश्चंस आए हैं, वही टाइप वहाँ है, तो उसको 5 to 6 टाइम्स साल भर में एक बुक अगर आपने सॉल्व कर ली फिजिक्स की, मतलब 5 से 6 बार डायग्राम कर लिए, 5 से 6 बार न्यूमेरिकल कर लिए, 5 से 6 बार वही डेरिवेशन कर लिए। एक चैप्टर के नहीं, सभी चैप्टर के, लेकिन एक ही बुक के। तो आप देख लेना, आप मैक्सिमम 60 to 70% पेपर उसी बुक के दम पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी था। रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए।